लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फोर्स के बारे में और उसके टाइप के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज के बारे में, जिसमें फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था? ठीक है, थोड़ी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इट इज स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूअस in its state of rest or uniform motion until and unless it's act upon by external force। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। मीन्स जो भी स्पीड से मूवमेंट करे वही उस स्पीड से मूवमेंट करती रहेगी। ठीक है, तो जब ये स्टेट तब तक उसके पास रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे कि एग्जांपल करते हैं हम लोग। ठीक है, कि ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे मैंने ब्लॉक को रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट में चाहूं यहां से यहां तक शिफ्ट करना, ये इस पोजीशन में है, मैं इस पोजीशन में इसको लाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या ये अपने आप हो जाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब इस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब ना ये मूवमेंट करके यहाँ पे आएगी। तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप यहाँ तक नहीं आ सकती। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट को की पोजीशन चेंज करनी होती है तो उसको आपको एक्सटर्नल इफेक्ट देने पड़ते हैं, मीन्स आपको फोर्स देने पड़ते हैं, तब जाके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करेगी। ठीक है, मीन्स आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन में है, यहाँ पे देखिए रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में, तो वो रेस्ट की ही कंडीशन पे रहेगी, वो मूवमेंट नहीं करेगी, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया। अब दूसरी ब्लॉक के अगर मैं बात करूं तो अगर सपोज ये v वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रही है, अगर ये v वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रही है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे v वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रही है तो ये कंटिन्यूस ये मूवमेंट करती रहेगी, ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो ये कंटिन्यूस जाती रहेगी जब तक, अगर इसको आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल इफेक्ट देने पड़ेंगे, तब जाके ये ऑब्जेक्ट रुकेगी, नहीं तो ये कंटिन्यूस जाती रहेगी। जैसे स्पेस की बात कर सकते हो, वहां पर ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर उस पर कोई इफेक्ट ना डाले, एक्सटर्नल इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे ना डाले तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगी, वो कंटिन्यूस जाती रहेगी। ठीक है, मीन्स आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मूवमेंट करेगी तो कंटिन्यूस मूवमेंट करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी जी, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस जगह की बात करो, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जब ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी स्पीड अगर कांस्टेंट रहे तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दैट मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगी जी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं, देखिए इस पे एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किए अभी, ये पहले से ये मूवमेंट कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने फोर्स ही अप्लाई नहीं किए, दैट मीन्स हमारा फोर्स क्या होगी जी? जीरो होगी। ठीक है, तो ये आपकी रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी। अच्छा, अगर सपोज ऐसा केस आ जाए, सपोज ऐसा केस आ जाए, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मास किया, सपोज मैं बात करता हूं कि ये इसको 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रही है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी जी? नेट फोर्स क्या हो जाएगी जी इस ऑब्जेक्ट पे? F नेट क्या हो जाएगी जी? जीरो। ठीक है, F नेट जीरो बोलेंगे, मीन्स हमने फोर्स तो अप्लाई किए, हमने फोर्स तो अप्लाई किए, लेकिन फिर भी मूवमेंट नहीं रहे। अभी भी ये क्या है जी? रेस्ट की कंडीशन में है, अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही है जी अभी आपकी। ठीक है, मीन्स F नेट जीरो होती है, सिंपल आप F जीरो बोलोगे तो वो नहीं, सही नहीं है। आप एक्चुअल में आपका इस ऑब्जेक्ट पे F नेट जीरो हो रही है, इसी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या होती है कि कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में रहती है उसी कंडीशन में रहना चाहती है, चाहे वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, या फिर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तब तक ये ऐसा रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना डाला गया। तो एफ नेट यानी कि नेट फोर्स आपकी जीरो ही इसमें रहती है, एक्सेलरेशन आपकी जीरो रहती है।
इसमें एक्सेलरेशन की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अगर आपकी कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे फोर्स ही अप्लाई नहीं किया तो F इक्वल टू जीरो हमने बोल दिया। यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन मूवमेंट नहीं हुई, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किए लेकिन मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो ये एफ नेट हमारा क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनली हम लोग जो फर्स्ट लॉ की जो हम लोग बात करेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेनली फर्स्ट लॉ में इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट भी और लिख लेते हैं, नोट करके लिखते हैं। If the vector sum of all force acting on a body is zero, then and only the body remains unaccelerated, रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड मीन्स आपकी जो बॉडी है इस पे अगर नेट फोर्स अगर जीरो हो जा रही है, वेक्टर सम इसलिए बोले क्योंकि आपके पास फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर ये इस पे फोर्स हमारी 5 न्यूटन और 5 न्यूटन अप्लाई हो रही है तो नेट फोर्स हमारी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। मीन्स ऑब्जेक्ट पे हमारे पास अगर नेट फोर्स अगर हमारी जीरो हो जा रही है, ठीक है, लेकिन तब ये मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर ये बात कर रहा हूं कि वो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे अगर कंटिन्यूअस वर्कर मूवमेंट कर रही है तो कंटिन्यूअस मूवमेंट ही करती रहेगी, मींस उस पे एक्सेलरेशन नहीं जनरेट होगी, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं, इज आल्सो कॉल्ड इट, यहां पे लिख देता मैं, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया में सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन और इनर्शिया एट डायरेक्शन। 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आप एग्जांपल में आप सीखते हो, एग्जांपल आप सीखते हो जिसपे आप ये देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के कंडीशन में, जैसे आपके पास एक बात बोल सकते हो कि बस पे बैठे हुए अचानक बस चलने लगी तो दिखते पीछे तरफ मूव हो जाती है। ये सारी चीज एग्जांपल जो होती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में होती है। तो आई होप ये सारी चीज आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमकी क्लियर हो गई है। अच्छा, एफ नेट हमारी जीरो हो गई, ठीक है, तो इसको आप इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इक्विलिब्रियम मींस उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन वो मूवमेंट नहीं करे, रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है, या कंटिन्यूअस अगर मोशन में है तो मोशन के केस में। तो यही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। और इससे इस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड 3-4 टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो ये हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। और ये सब चीज तो आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ का एग्जांपल क्या होती है कि अगर बस पे बैठे हो और सडनली बस चलने लगी तो आप पीछे को मूव हो जाती हो। तो ये सब चीज तो आपको पता ही है, ये सारी चीज, ठीक है। या फिर अगर आप बस चल रही है, सडनली ब्रेक लग जाती है तो आप आगे की ओर मूव हो जाती हो। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जांपल होते हैं जो आप अच्छी तरह से ये सब चीज जानते हो, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस पे हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। तो आई होप ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग टाइप 1 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।
3-4 टाइप के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे ये कोई हमारी वॉल है, इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिए जिसको 4 kg का ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये एंगल आपकी 60 डिग्री गिवन है और सपोज ये टेंशन T1 है और ये टेंशन आपकी T2 है। तो फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग T1 एंड T2। मीन्स आपको T1 एंड T2 आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा समझना है हमें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैंने आपको टेक्निक सिखाया हुआ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे जी, जैसे ये वाले पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, ये वाले पॉइंट को, इधर वाले को क्या बोले हैं, T2 बोले हैं जी, ये क्या है जी, T1 बोले हैं जी, ठीक है। और नीचे हमारे क्या है जी, देखिए 4 kg है, ठीक है। नीचे की ओर जी लगती है क्योंकि सब टेंशन है, एक तरह से फोर्स होती है, ये भी एक फोर्स होती है, तो ये भी आपको एक फोर्स के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। तो 4 × G क्या हो जाती है, 4G आप बोल सकते हो, या इसको आप सिंपल सी बात बोल सकते हो 40 बोल सकते हो, 40 न्यूटन, क्योंकि G को हम लोग यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चल रहे हैं। आप 9.8 लेके चल सकते हो, मैं 10 ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए, ठीक है। तो ये आपकी 60 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये आपकी कितनी हो जाएगी जी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो इसको 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे। तो एक सबसे फर्स्ट रिजॉल्विंग मेथड हम लोग सीखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं रिजॉल्व कर देता, ये 60 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी जी, 60। तो ये क्या हो जाएगा, T1 cos 60 डिग्री और इसको बोलेंगे T1 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इस तरह से रहे तो इसको आप रिजॉल्व कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो अब सिंपल सी बात इक्वेट कर सकते हैं जी, दैट मीन्स बोल सकता हूं T1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए वर्टिकल ये देखिए T1 sin 60 डिग्री अपवर्ड की ओर लग रही है और 4G यानी 40 न्यूटन जो लग रही है वो डाउनवर्ड की ओर लग रही है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो ये देखिए दोनों बैलेंस में है, यानी कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, दैट मीन्स बोल सकते हैं 40 बोल सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमारे पास हो जा रही है √3/2 इज इक्वल टू 40। तो फाइनली हमारे पास T1 हो जा रही है 80/√3 न्यूटन, ठीक है। तो T1 हम लोग इजी से निकाल लिए जी। और T2 निकालना है तो देखिए हॉरिजॉन्टल वाले को इक्वेट करते हैं, T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये दोनों इक्वल होगी तब ना जाकर ये एक ही, तो एक ही पॉइंट पर फिक्स रहेगी। दैट मीन्स हमारे पास हो गई T2 इज इक्वल टू, T1 है हमारे पास 80√3 और cos 60 डिग्री 1/2 होती है। तो सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास T2 आ जा रही है 40/√3 न्यूटन। तो फाइनली आपने सीखा कैसे रिजॉल्विंग मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी रहे क्वेश्चंस इस टाइप के तो आप इसको रिजॉल्विंग मेथड से भी बना सकते हैं। और दूसरा लामिस थ्योरम के रेस्पेक्ट से भी हम लोग बनाएंगे, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सीखते हैं। लामिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट कैसी होती है थोड़ा सा वो हम लोग देख लेते हैं। मीन्स ये सपोज एक है, ये है, ठीक है। इसकी भी डेरिवेशंस होती है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है उतना। सपोज ये हमारी F1 फोर्स है, ये सपोज हमारी F2 फोर्स है और ये सपोज हमारी F3 फोर्स है। इस एंगल को मैंने अल्फ़ा बोल दिया, इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया और इस एंगल को हमने
गामा बोल दिया। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला डेरिवेशंस करके आती है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। इसकी फॉर्मूला हो जाएगी F1 अपॉन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, F1 अपॉन साइन अल्फा, मतलब ये वाली फोर्स लेना है और इस वाले एंगल को साइन के फॉर्मेट में लेनी है, इज इक्वल टू F2 लेंगे तो उसके अपोजिट वाले एंगल को लेंगे साइन के फॉर्मेट में, साइन बीटा, और F3 जब लेंगे तो इसका अपोजिट वाले एंगल को लेंगे, साइन गामा। ठीक है, तो ये लामीज थ्योरम होती है, ये इसका डेरिवेशंस होती है, तो उतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, फिर भी कभी हुआ तो मैं ड्राइव करके दिखा दूंगा जब आगे जरूरत पड़ेगी तब कभी। तो इसी रेस्पेक्ट पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। दैट मीन्स मैं बोलूँ कि ये हमारे पास है, नीचे हमारे पास 40 लगा हुआ जी, ये हमारा T2 है जी, सॉरी T1 है जी, सॉरी T2 है, और ये हमारे पास T1 है जी। ये 60 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगी जी, 60 डिग्री हो जा रही है, ये हमारी 60 डिग्री हो जा रही है। अच्छा ये देखो, ये 90 डिग्री है जी, ये देखने से पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 और 60 150 डिग्री हो गई जी, 150 डिग्री हो गया, और ये आपकी 60 है तो ये वाले परपेंडिकुलर है तो ये 30 हो जाएगी, 30 90 120। ठीक है, तब बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे, T1 में लिखना चाहता हूँ तो T1 अपॉन साइन, ये T1 है तो इसका अपोजिट वाले एंगल को 90 डिग्री। T2 की बात करूंगा तो T2 की बात कर रहा हूं तो साइन, इसके इस साइड वाले एंगल को लेंगे साइन 150 डिग्री जी, और 40 जब बात करूंगा तो उसका अपोजिट वाला एंगल जी साइन 120 डिग्री। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे, समझ गए, इसका वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, और आंसर निकाल सकते हो, T1 एंड T2 निकाल सकते हो। तो लामीज थ्योरम के कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप रिजॉल्विंग वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यही टाइप 1 की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग एक लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, पुली वाले केस ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पुली है, ये हमारे पास एक पुली है, और ये एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ये एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ये √2m है, ये m है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मीन्स मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक, तो हमें निकालनी है, इस क्वेश्चन पे हमें निकालनी है ये एंगल जो थीटा है। देखिए ये देखिए दोनों साइड में सेम लगे मास, ये m1 m लगे, तो ये हमें थीटा निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट हमें सीखना है, सबसे फर्स्ट हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। दैट मीन्स मैं बोलूँ ये देखिए टेंशन T, ये स्ट्रिंग है, इसको T बोल देना, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी जी, ये T हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा देखिए मास दोनों तरफ सेम है जी, दोनों सेम के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स इधर का भी टेंशन हमारे पास T ही लगेगी। ठीक है, दोनों साइड में हमारा ब्लॉक सेम ब्लॉक है, दोनों की मास सेम है, तो दोनों साइड में टेंशन इक्वल लगेगी जी, इसका T है तो इसका भी T ही लगेगी। ठीक है, और नीचे अगर मैं बात करूँ इसके लिए √2mg बोल सकते हैं जी, इसके लिए क्या बोल सकते हैं जी, mg बोल सकते हैं, और इसके लिए क्या बोल सकते हैं जी, mg बोल सकते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर है आपकी सारी चीज़। ठीक है, अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, इस वाली ब्लॉक का बना लेते हैं, तब ना एंगल, उसी का हमें एंगल निकाल लिए तो उसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दैट मीन्स ये हमारी T है, ये हमारी T है, और नीचे हमारे पास लग रही है √2mg, और इस एंगल को आपको थीटा बोला गया। ये थीटा है तो ये भी डेफिनेटली थीटा ही होगी, दोनों इक्वल है, सब कुछ कंडीशन आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, रिजॉल्व वाले मेथड से बना सकते हैं या फिर लामीज थ्योरम वाले, आपकी मर्जी जिसे अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगी, दैट्स मीन T साइन थीटा ये हो जा रही है, और T कॉस थीटा ये हो जा रही है, क्योंकि थीटा वाले साइड को हम लोग
बोलते थे कॉस के फॉर्मेट में लेते थे, जो रिजॉल्विंग वाले में आपको सिखाया हूँ ये सारी चीज़ आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इस वाले केस के लिए भी यही होगी जी, टी साइन थीटा हो गई और ये टी कॉस थीटा हो गई जी। अब इस फिगर को अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल रही है कि हॉरिजॉन्टल वाली जो केस है दोनों साइड में टी साइन थीटा लगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि नेट इफेक्ट इसका जीरो हो गया। और ये भी देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में, दैट मीन्स ये भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg बोल सकते हैं। ये देखिए t cos थीटा दोनों ऊपर की ओर लग रही है और ये नीचे की ओर लग रही है, तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास ये आ गई। अच्छा, इस जगह से आप देखोगे तो t इज इक्वल टू mg बोल सकते हो जी। एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रही, इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टेबल है तो t इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इससे कैंसिल कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर √2 बचेंगे जी, √2 t को बोलेंगे mg cos थीटा इज इक्वल टू mg से mg कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास हो गए जी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और cos 45 डिग्री की होती है 1/√2 जी, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी, काफ़ी सिंपल तरीके से बनाए हम लोग, ठीक है। ये IIT में भी आए हुए ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी हमारे। ये कोई वॉल है सपोज, और यहां से मैंने एक पुली को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे एक मास है ब्लॉक रखे हुए जिसका मास m है, और इस पुली का भी मास हमने स्मॉल m ले लिया, ठीक है। तो इस पे जो नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रही इस जगह पे, ये हमें निकालना है, ठीक है। इस जगह पे नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रही है, इसे हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये आपकी टेंशन T होगी जी, तो ये इसका टेंशन T होगी जी वॉल के रेस्पेक्ट में, यहाँ के रेस्पेक्ट में देखो तो टेंशन T हो जाएगी जी, ठीक है। इस ब्लॉक का, इस पुली का बात करो तो इसके लिए mg हो जाएगी जी, इसके लिए भी हमारे पास mg हो जाएगी जी, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए नॉर्मल फोर्स इधर अप्लाई हो रही है जी, और यहाँ पे जो फोर्स जो हो रही है तो इसके लिए फोर्स इधर अप्लाई होगी। इस वाले को सपोज Fx बोल देता हूँ, इसको Fy बोल दे रहा हूँ। तो नेट फोर्स किधर अप्लाई होगी, देखिए इधर और इधर, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी जी। आई होप ये क्लियर हो रही होगी। मुझे नेट फोर्स निकाल लिया, मीन्स F नेट निकाल ले। F नेट क्या होगी इसकी, ये हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये आ गई जी। तो इस जगह को अगर आप देखोगे, यहाँ तो फ्री बॉडी डायग्राम आपके हो ही गए, तो थोड़ा सा मैं इक्वेट कर देता हूँ। दैट मीन्स बोल सकता हूँ Fx इज इक्वल टू T बोल सकते हैं इधर, तो इस डायरेक्शन में उधर बात कर सकते हैं जी। चलिए एक फ्री बॉडी डायग्राम अलग से मैं बना दे रहा हूँ। इधर हमारे पास क्या लग रही है, Fx लग रही है, इधर क्या लग रही है, Fy लग रही है, इधर क्या लग रही है जी हमारे पास, T लग रही है, और इधर क्या लग रही है जी हमारे पास mg, और साथ में हमारे पास क्या लग रही है जी, स्मॉल mg लग रही है, ठीक है। तो इस जगह से आप देखोगे तो t इज इक्वल टू mg हो जाएगी। तो नेट इफेक्ट हमें निकालनी है। Fx क्या बोल सकते हैं, Fx इज इक्वल टू T बोल सकते हैं, और T हमारे पास क्या है जी, mg है। और Fy की अगर मैं बात करूँ तो Fy को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी, Fy इज इक्वल टू ये हो जाएगी, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगी m प्लस m इंटू जी, ये हमारे पास हो जाएगी जी, ठीक है। तो आप देखोगे इसके और इसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या लग रही है, ये लग रही है F। तो F नेट का फॉर्मूला होती है हमारे पास F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा बोलेंगे जी। ये हमारे पास फॉर्मूला होती है, जिसको हमने वेक्टर में भी हम लोग निकाल के देखे थे जी। तो फाइनली ये हमारे पास है। तो ये जो हम एंगल लेते थे F1 और F2 के बीच के एंगल का लेते थे। सपोज इसको F1 बोल रहे, इसको F2 बोल दे रहे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाले पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गए जी, क्योंकि 0 हो जा रही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, Fx का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, mg का
स्क्वायर और एफ वाई का वैल्यू अगर बोलूँगा तो m प्लस स्मॉल m इंटू जी का होल स्क्वायर। तो फाइनली g बाहर निकल जा रही है और हमारे पास आ जा रही है m स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। तो एफ नेट आपने निकाल लिया। ठीक है, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और आप अप्लाई कर दोगे सारी चीज। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि सपोज ये कोई हमारी इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी एंगल सपोज थीटा है और मैंने यहाँ पे एक पुली बनाया हुआ है। इस ब्लॉक को मैंने बोल दिया M1 बोल दिया और इस ब्लॉक को मैंने बोला M2 बोला। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स ना ही ये मूव करी ना ही ये मूव करी, स्टॉप है आपकी रेस्ट के कंडीशन में। ठीक है, तो आपको निकालनी है, यहाँ पे आपको निकालनी है ये एंगल क्या होगी, ये थीटा क्या होगी, ये आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जी, मैंने अभी आपको तरीका बताया। ये क्या हो जाएगी, टेंशन टी बोल दिया तो ये भी टेंशन टी हो जाएगी जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, M2G। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी जी हमारे पास, ये इसकी बात करो जी तो ये हो जाएगी हमारे पास M1G। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, इसको बोलते हैं N बोल दे रहे जी। तो इसके जस्ट अपोजिट में हमारे पास ये थीटा है, ये थीटा, तो ये थीटा हो जाती है जी। तो ये क्या हो जाएगी जी, M1G cos थीटा। इसको रिजॉल्व करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे जी M1G sin थीटा। ठीक है, स्टॉप में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो आप थोड़ा सा ये इक्वेशंस देखने के बाद ये बोल सकते हो T इज इक्वल टू M2G बोल सकते हो जी। देखिए T इज इक्वल टू M2G, या फिर दूसरा बोल सकते हो T इज इक्वल टू M1G sin थीटा, या आप बोल सकते हो जी, देखिए आसानी से देख के आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। फिगर देखने से भी पता चल रहा है सारी चीज। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो जी M1G sin थीटा इज इक्वल टू M2G। तो G से G कैंसिल, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जी sin थीटा इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स M2 अपॉन M1 बोल सकते हैं जी। ठीक है, बोल सकते हैं ये चीज, बहुत ही सिंपल टेक्निक से बताया हूं। ठीक है, और अगर आपको सपोज इसी में अगर बोल दिया नॉर्मल निकालो, तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है जी, N इज इक्वल टू M1G cos थीटा। cos थीटा को आप ऐसे बोल सकते हो जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोल सकते हैं जी। तो फाइनली M1G और आप बोल सकते हो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को ये बोल सकते हैं M2 अपॉन M1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाती है। ठीक है, तो टाइप 1 क्वेश्चंस में, टाइप 1 में हम लोग 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से सारा क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम लोग टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग टाइप 2 करते हैं। टाइप 1 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे, अब हम लोग टाइप 2 कर रहे हैं। तो थोड़ा इसमें कुछ सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। दैट मीन्स सबसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है और इस टेबल पे मैंने कुछ बुक रखा हुआ है। सपोज ये मैं बोल रहा हूँ, इसको M1 बोल दे रहा हूँ जिसका मास है, इसका मास सपोज M2 बोल दे रहा हूँ, और सपोज ये हमारी M3 है। ठीक है, तो ये सब कुछ रेस्ट के कंडीशन में है।
क्योंकि हम लोग अभी इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहे हैं, सारा न्यूमेरिकल उसी के लिए ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो हमें M1 में कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, M2 में कुछ लग रही है और M3 में कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। तो हमें सबका नॉर्मल रिएक्शन निकालने का टेक्निक सीखना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का ब्लॉक रहे आपके पास, जब भी इस टाइप का ब्लॉक रहे, तो जो सरफेस से टच है उसके अपोजिट मतलब दूर वाले ब्लॉक को आपको कंसिडर करनी है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये M3 ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये M3 ब्लॉक में ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा देखना है, इस वाले सरफेस इसके बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जी, इसके बीच में, तो इसको सपोज में N1 बोल दिया। अच्छा इसके और इसके बीच में कुछ लग रही है जी, इसको मैं N2 बोल दिया, और इसके बीच में कुछ लग रही है जी, इसको मैंने N3 बोल दिया। तो आपको समझ में आना कि दो सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर लगती है वो नॉर्मल फोर्स होती है, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो M3 वाले ब्लॉक को हम लोग कंसिडर करने, M3 वाले ब्लॉक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है वो क्या लग रही है, हमारा N3 लग रही है, ठीक है। N3 लग रही है, तो ये ब्लॉक के लिए नीचे की हमारी क्या लग रही है जी, M3G लगेगी रेस्ट के कंडीशन में। तो फाइनली बोल सकते हैं जी N3 इज इक्वल टू M3G। इसी तरह से मैं M2 ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, M2 की बात कर रहा हूँ, तो नीचे को सबसे पहले क्या लगेगी जी, M2G बोलेंगे जी, ठीक है। ऊपर की ओर इसके लिए ये जो वाली ब्लॉक है, इसके लिए क्या लग रही है जी, यहाँ पे हमारा N2 लग रही है, और इस वाले ब्लॉक का N3 लग रही है। समझ में आए? तो फाइनली आप इसको फिगर को देख के बोल सकते हो, जो सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रही है उसको एक साइड और अपोजिट वाले को एक साइड, मीन्स N2 इज इक्वल टू N3 प्लस M2G बोल सकते हैं जी। अच्छा N3 का तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है जी, दैट मीन्स बोल सकते हैं N3 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N3 का वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स हो जाती है M2 प्लस N3 इंटू G। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने का टेक्निक समझ में आ रही है जी, कैसे N1 N2 निकालते हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है। और M1 ब्लॉक के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे ये हमारी M1 ब्लॉक है, ठीक है। तो M1 के लिए ये वाली सरफेस के लिए ऊपर क्यों लग रही जी, N1 लग रही है, और इस वाले ब्लॉक से क्या लग रही जी, N2 लग रही है जी, और इसके लिए क्या हो जाएगा जी, M1G हो जाएगी। तो फाइनली N1 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं जी N2 प्लस M1G, ठीक है। और N2 का तो वैल्यू हमने निकाला हुआ है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जी N1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जा रही है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। अगर सपोज इस तरह से N ब्लॉक रखा गया है, ऊपर की ओर N तक रखा है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट करके N तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कैसे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं, ये हमारी कोई टेबल है, ठीक है, और इस पर मैंने कोई ब्लॉक बुक को रखा हुआ, सपोज इसकी वैल्यू है 1 kg, और दूसरा बुक मैंने रखा ये 0.8 kg, और इसकी बात करता हूँ मैं, ये 0.4 kg है। तो इस वाले ब्लॉक, इसको नेमिंग कर देता हूँ मैं X, Y और Z। तो इस वाले ब्लॉक की, जो Z वाली ब्लॉक की NZ आपको फाइंड करनी है। तो अभी मैंने सिखाया, जो नीचे वाली होती है डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन क्या बोलोगे, NZ का बात करोगे तो बोलोगे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तब के पास कितना आ जाएगी, ये 0.8 0.4 तो 1.2 हो गया, और यहाँ पे 2.2 होगी जी, 2.2 और G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, यानी 22 न्यूटन्स होगी जी। इसी से आप Y का भी निकाल सकते हो। Y का कैसे निकालोगे, NY का अगर बात करना चाहते हो तो NY का बात करो तो इससे इन दोनों को ऐड करते हैं जी। देखिए तीनों, इस वाले में तीनों को ऐड किए, इस वाले में ऊपर वाले को ऐड करेंगे, दो को ऐड करेंगे, दैट मीन्स M2 प्लस M3 इंटू
जी। तो M2 कितना है 0.8, ये 0.4, दैट मीन्स 1.2 इंटू जी, तो जी का वैल्यू 10 लेते हैं तो 12 न्यूटन होगी जी। ठीक है। अच्छा NX की बात करता हूँ जी, NX की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 0.4 है और इंटू जी हो जाएगी, यानी कि 4 न्यूटन हो जाएगी। तो फाइनली आपको समझ में आ गया कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है कोई भी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये आपको ये तरीका मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये कोई छत है, छत से मैंने कोई ब्लॉक को मैंने लटका दिया, ये है सपोज M1 बोल दे रहा हूं। इसके साथ फिर दूसरे ब्लॉक को मैंने लटका दिया, M2 बोल रहा हूँ। इसके साथ सपोज में तीसरे ब्लॉक को मैं लटका दिया, M3 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग है तो उसमें कुछ न कुछ टेंशन होगी, तो ये आपको टेंशन फाइंड करनी है। समझ में आ रही है आपको? जैसे ये ब्लॉक है, इसका टेंशन सपोज T1 है, ये ब्लॉक है, इसका टेंशन सपोज T2 है, ये ब्लॉक सपोज इसका टेंशन T3, तो T1 T2 T3 निकाल ली। तो मैंने अभी आपको एक टेक्निक सिखाया। ठीक है, अभी हमने आपको एक टेक्निक सिखाया, जहां से कनेक्टेड उसके अपोजिट वाले को आप कंसिडर करो। ठीक है, जहां से कनेक्टेड है उसके अपोजिट वाले को कंसिडर करो। तो T3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। T3 की बात करते हैं, मीन्स M3 की बात करता हूँ। ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये क्या है जी T3 है, तो इसके साथ नीचे क्या है जी M3G है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेस्ट की कंडीशन में है जी। ठीक है, तो T3 क्या हो जाएगा हमारे पास जी, T3 इज इक्वल टू M3G हो जाएगी जी। समझ में आ रहे हैं? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब मैं M2 वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, M2 की बात करता हूँ। M2 का टेंशन क्या लग रही है जी यहाँ पे T2, और इस वाले ब्लॉक का अगर बात करूँ, देखिए ये T3 है, तो इसके लिए तो इधर से भी T3 हो जाएगा ना जी। दैट मीन्स ये हमारा T3 होगी जी, और साथ में ये हमारा क्या हो जाएगा जी M2G भी हो जाएगी। क्लियर हो रही है आपको सारी चीज? तो फाइनली हम बोल सकते हैं T2 इज इक्वल टू T3 प्लस M2G। अच्छा, T3 का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जी M2 प्लस M3 इंटू जी बोल सकते हैं जी। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब M1 ब्लॉक की बात करता हूँ। ये सपोज हमारी M1 ब्लॉक है, तो ये ऊपर की ओर टेंशन क्या है जी T1 है, और देखिए वो यहाँ से भी नीचे की ओर T2 लग रही है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा जी T2, और ये तो हमारा M1G तो अलग से लग ही रही है। ठीक है, तो फाइनली T1 का क्या इक्वेशन हो जाएगी जी T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1G। अच्छा, T1 तो हमने ऑलरेडी T2 तो हमने निकाल के रखा है, तो फाइनली T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। तो T1 का भी आपने टेंशन निकाल लिया। अगर सपोज n ब्लॉक होते थे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट करके जी तक चले जाते हैं जी। ठीक है, n तक चले जाते हैं जी। तो इस तरह से आप टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लेते हैं। जिसे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसे हमारे पास ये फिगर दिया हुआ हमारे पास, ये हमारे पास 3 ब्लॉक है हमारे पास, तो सबका वैल्यू दिए हुए 1 kg है, 2 kg है और ये 3 kg है। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो T1 आपको फाइंड करनी है।
तो मैंने अभी आपको बताया T1 का वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगी जी, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। तो ये 1 2 3 दैट मीन्स 6G बोल सकते हैं जी। अच्छा T2 का निकालना चाहते हो, T2 का क्या बोलोगे जी, ये और ये ऐड करोगे जी, सॉरी ये और ये ऐड करोगे जी, यही होती है हमारे पास, हमने सीखा अभी। तो ये हो जाएगी M2 प्लस M3 इंटू जी मीन्स 5G हो गया जी। अच्छा T3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो सिर्फ इस वाले ब्लॉक की बात करता हूँ। देखो T1 में ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक है और साथ में इसका भी वेट इसको लेना पड़ रहा है। तो फाइनली हम बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू जी हो जाएगी जी। तो फाइनली आपका सबका टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब टाइप 4 की डिस्कशन करते हैं। टाइप 4 की डिस्कशन करते हैं, तो इसमें स्प्रिंग रिलेटेड हम लोग करेंगे, इक्विलिब्रियम के केस के लिए बात कर रहे हैं। जैसे सपोज थोड़ा स्प्रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी सरफेस है, ठीक है। यहां से मैंने स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखे जिसका मास m है सपोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच कर देते हैं। मास m हो गया जी, इसको x डिस्प्लेस्ड हो गया अपने मेन पोजीशन से। अभी ये यहाँ पर थी, नॉर्मल थी, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रही थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब मैंने क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको खींच के मैंने यहां तक ले आया, ठीक है। तो डेफिनेटली जब ये स्प्रिंग को खींचोगे तो एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगी आपको, ठीक है। आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स से खींचा, यहां पे खींच के यहां तक लाया, जब इसको छोड़ेगा तो ये स्प्रिंग उधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर ऑक्सीलेट करेगी, फिर इस तरह से होते रहेगी। तो उधर जो फोर्स लग रही है तो कितना फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इसी को स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो इसको निकालने का तरीका होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। फोर्स की किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इज इक्वल टू KX। K को हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस स्प्रिंग को देखोगे तो जब इधर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करेगी, तो इसलिए इसमें नेगेटिव साइन बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अच्छा स्प्रिंग फोर्स के K का अगर यूनिट बोला जाए तो क्या बोलोगे जी आप, देखिए यहाँ पे, यहां से बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर, तो आप इसका यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमारा ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। मीन्स ये सरफेस है हमारी, यहां पे मैंने एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिए और इस ब्लॉक के साथ, इस ब्लॉक का मास सपोज हमारी m है, ठीक है। और इस स्प्रिंग पे, इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स इंक्लाइन फॉर्मेट में लग रही है F, जिसका एंगल सपोज ये थीटा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, जिसका मास m है और इसको एक इंक्लाइन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसको F है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है जी, K, ठीक है। तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। तो समझना है, बहुत ही सिंपल टेक्निक से बनेगा जी। तो कैसे बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूं।
इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या बोलेंगे एफ कॉस थीटा और इसको एफ साइन थीटा। ये रिजॉल्व वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक की मैं बात करूं, इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस वाले की मैं बात करता हूं, ठीक है। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हो जाएगी, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये इस वाले ब्लॉक की बात करता हूं तो मैं नीचे को क्या लगेगी एम जी अप्लाई होगी, ठीक है। और ये देखिए ये सरफेस है हमारी, ये सरफेस है हमारी, तो ये नॉर्मल फोर्स इधर और इधर, ये ब्लॉक इधर लगाएगी और ये सरफेस इधर लगाएगी, ठीक है। तो इसको ही नॉर्मल फोर्स को एक तरह से कांटेक्ट फोर्स आप बोल सकते हो। तो इसी को हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, एन बोल सकते हैं जी। देखिए ये यहां से आती है तो मैं यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो फाइनली मैं अगर मैं बोलना चाहूं एन इज इक्वल, देखिए ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, एफ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड एफ साइन थीटा को ऐड करें क्योंकि ये वर्टिकल में लग रही है, ये डाउनवर्ड की ओर लग रही है। तो फाइनली एन को ही हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोल रहे थे। देखिए इस वाले सरफेस की बात कर रहे थे जी, तो ये कांटेक्ट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी जी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो अब हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होती है कि ये ऑब्जेक्ट को, देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे रख दिया, अब ये सपोज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हुई है इस पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन वाले को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। सपोज इसको एफ डैश हमने बोल दिया, तो एफ डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोलेंगे जी, जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स होती है जी। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो एफ डैश इधर अप्लाई हो रही है और एफ कॉस थीटा इधर अप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हमारे पास होगी, तो यही हमारे, तो ये स्प्रिंग फोर्स होगी, यही तो हमारी स्प्रिंग फोर्स होगी, ठीक है। तो फाइनली हमने कांटेक्ट फोर्स भी हम लोग निकालने के लिए सीखे और स्प्रिंग फोर्स भी निकालने के लिए सीखे। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप बना सकते हो। तो हमने ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आज हमने सीखा हुआ और इक्विलिब्रियम कंडीशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सीखा हुआ हमने। तो ये इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल्स रहे तो आप इजी से यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।